हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक चपराना, ताज करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जिला दर्शन जो हमारी सीरीज चल रही थी, इसमें आज जो हम बात करेंगे वो कोटा जिले की करेंगे। ठीक है, किस जिले की करेंगे? कोटा जिले की। ठीक है, कोटा जिले का पहले हम प्राचीन नाम देखते हैं। तो इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम वो है नंदग्राम। नंदग्राम प्राचीन नाम क्या है कोटा का? कोटा का जो प्राचीन नाम है वो है नंदग्राम। और इस कोटा का जो कोटा नाम पड़ा था वो पड़ा था कोटिया भील के नाम पर। किसके नाम पर? कोटिया भील के नाम पर। ठीक है साहब, इस कोटा का जो कोटा नाम पड़ा था वो किसके नाम पर पड़ा था? कोटिया भील के नाम पर पड़ा था। ठीक है साहब, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके उपनामों की। उपनाम देखो, राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी। ठीक है, राजस्थान का नालंदा, राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का नालंदा। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी। उद्यानों का नगर, सॉरी, उद्यानों का नगर। उद्यानों का नगर या उद्यानों की नगरी, उद्यानों की नगरी। ठीक है, राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी। ठीक है, और उद्यानों का नगर और उद्यानों की नगरी। एक कहा जाता है इसे राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का कानपुर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको? शिक्षा नगरी या शैक्षणिक नगरी भी कहा जाता है इसे, शैक्षणिक नगरी, शैक्षणिक नगरी। ठीक है सर, ये इसके क्या है? उपनाम। जो इसका नाम पड़ा था वो पड़ा था कोटिया भील के नाम पर। उपनाम देखो इसके, राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, उद्यानों का नगर या उद्यानों की नगरी। ठीक है, और औद्योगिक नगर। उसके बाद हम जो बात करें, एक मिनट इसकी स्थिति देख लें। स्थिति कहाँ है? ये रही कोटा। ठीक है, इसकी हम क्या देखें, स्थिति की बात करें हम। स्थिति, तो ये स्थिति कौन सी दिशा में है? ये आएगा दक्षिणी पूर्वी में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, स्थिति कैसी आ गई? इधर ये पूर्व दिशा, ये कौन सी होगी? पूर्व, और ये कौन सी होगी? दक्षिण। तो ये कौन सी में आ गया? दक्षिण पूर्वी दिशा में आ गया क्या? कोटा। ठीक है, दूसरी बात देखो, जो इसकी सीमा लगती है, सीमा लगती है एमपी से, और दो बार लगती है। एक बार तो देखो यहां से लग गई है और दूसरी बार यहां से लग गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों बार कहां से लग रही है? दोनों बार लग तो एमपी से रही है, मध्य प्रदेश के साथ लग रही है, और मध्य प्रदेश के साथ पर दो बार लग रही है। यह बात हमको ध्यान रखना है। स्थिति कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की स्थिति है। लेकिन जो सीमा बनाता है वो कैसे बनाता है? अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, और अंतरराज्यीय सीमा दो बार बनाता है एमपी के साथ। ठीक है, एक बार यहां से और एक बार कहां से बनाता है? इधर की साइड से बनाता है। ठीक है साहब, देखो हम नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ की स्थिति। स्थिति कैसी है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, स्थिति। भौतिक प्रदेश देख लें हम, कौन से भौतिक प्रदेश में आता है? भौतिक प्रदेश, तो वो आता है दक्षिणी पूर्वी पठार में। भौतिक प्रदेश की अगर हम बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठार में आता है ये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इसकी जो सीमा लगती है वो कैसी लगाता है? अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय
सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा किसे कहा जाता है? जो सीमा रेखा मतलब अन्य राज्य से लग रही हो, राज्य की ऐसी सीमा जो किसी अन्य राज्य से लग रही हो, वो कैसी कहलाती है? अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है ये मध्य प्रदेश से। किससे लगाता है? मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश से कितनी बार लगाता है? 2 बार लगाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ सीमा 2 बार लगाता है, देख लो। एक बार ये लगा दी और एक बार ये लगा दी। मध्य प्रदेश के साथ सीमा 2 बार लगाता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मिट्टी। मिट्टी यहाँ कैसी है? काली मिट्टी है। जलवायु की बात करें, जलवायु की जो बात है यहाँ पर, अति आर्द्र जलवायु हो, अति आर्द्र जलवायु कैसी है? अति आर्द्र जलवायु है। कोपेन के अनुसार देखें हमें से, तो वो है AW। कोपेन के अनुसार क्या है? AW। अति आर्द्र जलवायु है, कोपेन के अनुसार कैसी है? AW, ठीक है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर वनस्पति की। वनस्पति कैसी है? सागवान। वनस्पति कैसी है? सागवान वनस्पति है। और कृषि, अधिकतर यहाँ पर व्यापारिक कृषि की जाती है। कृषि कैसी है? व्यापारिक कृषि। कैसी कृषि की जाती है? व्यापारिक कृषि की जाती है। उसके बाद देखें यहाँ का शुभंकर। शुभंकर, शुभंकर क्या है? यहाँ का उद्बलाव है। शुभंकर क्या है दोस्तों? उद्बलाव, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ का लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात है यहाँ का 9:11, ठीक है। शुभंकर हो गया उद्बलाव, लिंगानुपात कितना हो गया? 9:11। उसके बाद देखें जनसंख्या घनत्व, 374। जनसंख्या घनत्व कितना हुआ? 374। ये इस जिले के बारे में नॉर्मल बात हो गई। स्थिति दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितनी बार लगती है? 2 बार लगती है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की भौतिक प्रदेश में कौन से में आता है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आता है। मिट्टी कैसी है यहाँ की? काली मिट्टी है। और जलवायु कैसी है? अति आर्द्र जलवायु है। कोपेन के अनुसार AW। वनस्पति कौन सी है? सागवान। और कृषि शुभंकर उद्बलाव। लिंगानुपात 9:11 और घनत्व कितना है? 374। ये हुई यहाँ पर सामान्य बात, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम नदियों की। और नदियों में आएगी पहले चंबल नदी। चंबल नदी, इस चंबल नदी के बारे में हमने कल भी बात कर ली थी। और देखते हैं एक बार। सबसे पहले देखते हैं इसका उद्गम। उद्गम कहां से हुआ है इसका? जनापाव की पहाड़ी। जनापाव की पहाड़ी। और ये जनापाव की पहाड़ी कहां पड़ती है? इंदौर में, MP में। जनापाव की पहाड़ी कहां पड़ती है? इंदौर, MP में, ठीक है साहब। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली और धौलपुर, ठीक है। इस चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ है? चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। ये जो राजस्थान में प्रवेश करती है, राज्य में प्रवेश, राज्य में प्रवेश वो करेगी चित्तौड़गढ़ में 84 नामक स्थान से। कहां से? 84गढ़। 84गढ़ से। 84गढ़ कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में 84गढ़ से प्रवेश करती है। उसके बाद प्रवेश करने के बाद इस पर
चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात। और ये चूलिया जलप्रपात है जो राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राज्य का सबसे ऊंचा। ठीक है साहब, राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी पर बना हुआ है। और कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। ठीक है, कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर। चूलिया जलप्रपात के बाद यहाँ पर आता है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध आता है। और ये राणा प्रताप सागर जो बांध है ये जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, नोट करो इसको, जल भराव की दृष्टि से, जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा। ठीक है, जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर। उसके बाद नेक्स्ट आता है इस पर जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। उसके बाद आता है कोटा बैराज, कोटा बैराज। और ये कोटा बैराज है जो कोटा में पेयजल आपूर्ति कराता है, कोटा में पेयजल आपूर्ति। कोटा में पेयजल आपूर्ति कौन सा कराता है? कोटा बैराज बांध। ठीक है सर, नेक्स्ट बात करते हैं यहीं पर कोटा में ही इस पर एक हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, हैंगिंग ब्रिज। कैसा बांध बना हुआ है? हैंगिंग ब्रिज बना हुआ, लटकता हुआ बांध। ठीक है, यह राज्य का प्रथम हैंगिंग ब्रिज है, यह बात ध्यान रखनी है। कैसा है? ये राज्य का प्रथम। अब इसके बाद हम देखते हैं इस पर सवाई माधोपुर रामेश्वरम नामक स्थान पर तीन नदियों का संगम बना हुआ है। ठीक है, कहां पर बना हुआ है? रामेश्वरम, रामेश्वरम सवाई माधोपुर, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में तीन नदियों का संगम बना हुआ है। कौन कौन सी का? बनास, चंबल और सीप। ये तीनों नदियां आकर कहां मिलती है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर तीनों का क्या बना हुआ है? संगम बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इस पर एक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भी बना हुआ है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य बना हुआ है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है साहब? घड़ियालों के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य बना हुआ है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखते हैं यहीं पर हम, यह एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी जो विश्व धरोहर में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है सर, एकमात्र ऐसी नदी है जो किसमें शामिल है? विश्व धरोहर में शामिल है। और यहां पर बात करें हम चंबल नदी पर, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य बना हुआ है, इस पर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, रामेश्वरम बनास चंबल सीप का उद्गम है। उसके बाद देख रहे हैं इस पर नदी अभ्यारण्य बना हुआ है। और नदी अभ्यारण्य कौन सा है? ये रहा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ये नदी अभ्यारण्य बना हुआ है। एमपी, एमपी, राजस्थान और यूपी, तीन जनों का है। एमपी, राजस्थान और यूपी।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम, वो करते हैं मांगली नदी की। नेक्स्ट बात करेंगे, सॉरी, काली सिंध नदी, काली सिंध। ठीक है, इस काली सिंध नदी का जो उद्गम हुआ है, काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो है देवास एमपी से। देवास एमपी। काली सिंध नदी का जो उद्गम होता है वो होता है देवास एमपी से, लेकिन राजस्थान में जो ये प्रवेश करती है वो करती है बिंदा नामक स्थान से। राजस्थान में प्रवेश करती है कहाँ से? बिंदा। बिंदा गांव कहाँ पर है ये है झालावाड़। ठीक है, बिंदा गांव कहाँ पर है? झालावाड़ में। यहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यह कोटा व झालावाड़ की सीमा बनाती है। सीमा बनाती है। और इसका प्रभाव क्षेत्र देखें हम अगर, प्रभाव क्षेत्र, तो ये झालावाड़ से चलकर, झालावाड़, झालावाड़ से बांरा आती है और बांरा में आकर कोटा में नौनेरा नामक गांव है। नौनेरा गांव, ये कहां पर है? कोटा में। और इस नौनेरा गांव में आकर ये चंबल में विलीन हो जाती है। ठीक है, किसमें विलीन हो जाती है? चंबल में विलीन हो जाती है। उद्गम देवास से, प्रवेश बिंदा गांव झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, कोटा व झालावाड़ की सीमा बनाती है। उसके बाद झालावाड़, बांरा और नौरेरा गांव कोटा में जाकर किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, वो करते हैं पार्वती नदी की। पार्वती। ठीक है, पार्वती नदी की बात करते हैं। पार्वती का भी जो उद्गम होता है वो भी यहीं से होता है। पार्वती का उद्गम सीहोर। सीहोर कहां पड़ता है? देवास एमपी में। देवास एमपी में। ठीक है, सीहोर से इसका उद्गम होता है पार्वती नदी का। और ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश वो करती है करियाहट। करियाहट। करियाहट गांव बांरा से। राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो कहां से करती है? करियाहट गांव बांरा से। और यहां से प्रवेश करने के बाद यह कोटा और बांरा के मध्य सीमा बनाती है। कोटा व बांरा के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। कोटा और बांरा के मध्य क्या बनाती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। और पलिया गांव में, पालिया गांव, ये कहां पड़ता है? कोटा में जाकर चंबल में विलीन हो जाती है। चंबल में विलीन हो जाती है। ठीक है, चंबल में विलीन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक और नदी आती है, आलनिया नदी। आलनिया नदी, इसका जो उद्गम होता है वो होता है मुकुंदरा की पहाड़ी। मुकुंदरा की पहाड़ी, यह यहाँ पर प्रमुख नदियों की बात हुई इसकी। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, एक अभ्यारण्य आता है चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य।
कौन सा अभ्यारण्य आता है? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1979। स्थापना कब हुई थी? 1979 में। उसके बाद देखते हैं यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का संयुक्त है। उत्तर प्रदेश, तीनों में विस्तार है इसका, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है सर। अगर हम बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली धौलपुर। ठीक है। इसमें राजस्थान करौली में जाकर चंबल में बीहड़ है, इसलिए इसे डांग की रानी कहा जाता है, करौली को डांग की रानी। और धौलपुर को कहा जाता है डांग का राजा, डांग का राजा। ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं देश का एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है, एकमात्र जलीय अभ्यारण्य। देश का कैसा एकमात्र जलीय अभ्यारण्य? किसके लिए प्रसिद्ध है ये? घड़ियालों के लिए, घड़ियालों की शरण स्थली। ठीक है। एक इसमें गांगे डॉल्फिन पाई जाती है, गांगे डॉल्फिन क्या पाई जाती है इसमें? गांगे डॉल्फिन पाई जाती है। घड़ियालों का संसार कहलाता है। गांगे सूस पाई जाती है, एक मछली गांगे सूस, गांगे सूस। घड़ियालों का संसार कहलाता है। ठीक है। ये हुआ राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के बारे में सामान्य जानकारी। उसके बाद आता है यहाँ पर एक जवार सागर अभ्यारण्य, जवार सागर अभ्यारण्य। जवार सागर अभ्यारण्य आता है। इसमें उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान स्थित है। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान या राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान वो कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। ठीक है। अगर हम बात करें द्वितीय सर्प उद्यान वो कहाँ स्थित है? अगर द्वितीय की बात करें तो वो भरतपुर में है। द्वितीय सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर में, केवलादेव में। ठीक है। प्रथम कहां पर है? जवाहर सागर, कोटा में। ये सर्वाधिक मगरमच्छ, यहाँ पर सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं, मगरमच्छ सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं। और ये घड़ियालों का प्रजनन केंद्र कहलाता है, घड़ियालों का प्रजनन केंद्र। ठीक है। घड़ियालों क्या कहलाता है? प्रजनन केंद्र कहलाता है जवाहर सागर अभ्यारण्य। उसके बाद बात करें, यहाँ पर आएगा एक मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसका जो पहले नाम था वो था राजीव गांधी अभ्यारण्य, राजीव गांधी अभ्यारण्य। ठीक है। इस नाम को 2006 में बदलकर तो मुकुंदरा हिल्स कर दिया। 2006 में क्या कर दिया? मुकुंदरा हिल्स।
2006 में क्या कर दिया, मुकंदरा हिल्स। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1955 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, तो इसमें गागरोनी तोते पाए जाते हैं, गागरोनी तोते, ठीक है। आदि मानव के अवशेष मिले हैं यहाँ से, आदि मानव के अवशेष। एक यहाँ पर देखें, इसी में अबली मीड़ी का महल बना है, अबली मीड़ी का महल, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल, या हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है इसे, हाड़ौती का ताजमहल, ठीक है। इसका जो निर्माण करवाया था, वो करवाया था निर्माता राव मुकुंद सिंह, मुकुंद सिंह। निर्माता कौन था इसका, राव मुकुंद सिंह, ठीक है साहब। उसके बाद देखते हैं यहां पर, एक बांडोली का शिव मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है, शिव मंदिर। एक और देखते हैं यहाँ पर, दर्रा अभ्यारण्य। इसका जो विस्तार है वो कोटा और झालावाड़, कोटा और झालावाड़ में दर्रा अभ्यारण्य का, ठीक है। एक यहीं पर कोटा जंतुआलय की बात करते हैं, कोटा जंतुआलय। इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में हुई थी। यह राज्य का सबसे नवीनतम, राज्य का सबसे नवीनतम जंतुआलय है, राज्य का सबसे नवीनतम जंतुआलय दर्रा अभ्यारण्य है। यहाँ पर 1954 में इसकी कोटा जंतुआलय क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, वो बात करेंगे कोटा दुर्ग की, कोटा दुर्ग, ठीक है। इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी जैत सिंह ने, नींव किसने रखी थी इसकी, जैत सिंह ने रखी थी, ठीक है। और यह चंबल नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर जैत सिंह ने इसकी नींव रखी थी। और किस पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है। उसके बाद बात करें, यहाँ पर एक कोटा की क्रांति हुई थी, और ये हुई थी 15 अक्टूबर को। कब हुई थी, 15 अक्टूबर को। इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था जय दयाल खां और मेहराब खां, जय दयाल खां और मेहराब खां, ठीक है। इस समय यहाँ का जो पीए था वो था बर्टन, पीए कौन था, बर्टन था, ठीक है। शासक कौन था, राम सिंह, शासक कौन था यहाँ पर, राम सिंह, ठीक है। बर्टन पीए था और शासक कौन था, राम सिंह था। यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था, देखो कोटा में कोई छावनी नहीं थी, यह राज्य का जन विद्रोह था। राज्य का क्या था ये, राज्य का जन विद्रोह जो आम लोगों ने किया था। इसमें क्या हुआ था, जयदयाल खां और मेहराब खां ने यहाँ का जो शासक था राम सिंह द्वितीय, इसको बंदी बना लिया था, ठीक है। और इसको लगभग 6 महीने बंदी बना कर रखा। और
इससे अंग्रेज परिवारों की वो लेकर यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। फ्रैंक, आर्थर और डॉक्टर साडलर और काटम, इनकी हत्या कर दी गई थी। और इसमें बर्टन की हत्या कर इसको कोटा शहर में पूरे में घुमाया, भाले पर रखकर कोटा शहर में पूरे में घुमाया था। किसको? बर्टन को। बर्टन की गर्दन काटकर और पूरे शहर में घुमाया था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, इस राम सिंह की जो मदद की थी वो की थी मदन पाल ने। किसने की थी? मदन पाल ने। और ये मदन पाल कहाँ का था? ये था करौली का शासक। ठीक है। इसकी सहायता लेकर अंग्रेजों ने और इसको यहाँ से छुड़वाया था, राम सिंह द्वितीय को। और इसको छुड़ाकर उसके बाद मदन पाल को जीसीआई की उपाधि दी थी। अंग्रेजों ने किसकी उपाधि दी थी? जीसीआई की। ठीक है। और इसको तोपों की सलामी बढ़ा दी थी, तोपों की सलामी बढ़ा दी थी। और राम सिंह द्वितीय को जो तोपों की सलामी मिलती थी वो घटा दी थी। ठीक है। 15 अक्टूबर को हुई थी। राज्य का जन विद्रोह था ये। और इसका नेतृत्व किया था जयदयाल खां और मेहराब खां ने। पीए बर्टन था। और शासक कौन था? राम सिंह था। फ्रैंक आर्थर, डॉक्टर साडर और काटम की हत्या कर दी गई थी। बर्टन का सिर कटाकर कोटा शहर में पूरे में घुमाया था। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इसकी जो सहायता की थी वो मदन पाल ने की थी। और मदन पाल को जीसीआई की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। और तोपों की सलामी बढ़ा दी थी। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, एक महल आता है गुलाब महल। गुलाब महल। ठीक है। इसका जो निर्माता था वो था महाराजा जैत सिंह। महाराजा जैत सिंह, महाराव जैत सिंह। ठीक है। गुलाब महल का निर्माता कौन था? महाराव जैत सिंह। एक हवा महल आता है, हवा महल। इसका निर्माता कौन था? हवा महल का निर्माता राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय। ठीक है। अवेड़ा महल, अवेड़ा महल। इसका जो निर्माता था महाराव अभय सिंह। महाराव अभय सिंह। निर्माता कौन था? महाराव अभय सिंह। इसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। हाड़ौती का ताजमहल। ठीक है सर। हाड़ौती का क्या कहा जाता है? इसे ताजमहल कहा जाता है। एक यहाँ पर छत्रविलास महल बना हुआ है, छत्रविलास महल। इसका जो निर्माता है वो है दुर्जन शाह। दुर्जन शाह। ठीक है। छत्रविलास महल बना हुआ है, इसका निर्माता कौन है? दुर्जन शाह। एक जगमोहन महल बना हुआ है, जगमोहन। इसका निर्माता है ब्रज कंवर। ब्रज कंवर। जगमोहन महल का निर्माता कौन है? ब्रज कंवर। ठीक है सर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक जाला जालिम सिंह की। जाला जालिम सिंह हवेली बनी हुई है, जालिम सिंह हवेली। एक यहाँ पर बड़े देवता की हवेली बनी हुई है, बड़े देवता की हवेली। बड़े देवता की हवेली बनी हुई है, जालिम सिंह की हवेली बनी हुई है। उसके बाद बात करें यहाँ पर एक एक किशोर सागर बना हुआ है, किशोर सागर। इसका निर्माता भी ब्रज कंवर था, निर्माता ब्रज कंवर। एक सेवन वंडर्स पार्क बना हुआ है, सेवन वंडर्स पार्क। सेवन वंडर्स पार्क बना हुआ है।
उसके बाद बात करें यहाँ पर प्रमुख मंदिरों की। मंदिरों में हम देखें यहाँ पर कसुआ का शिव मंदिर है, कसुआ का शिव मंदिर। कसुआ का शिव मंदिर, और ये शिव मंदिर है जो गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन। कसुआ का क्या है, यहाँ पर एक शिव मंदिर है और एक इस कालीन है, गुप्तकालीन है। इसमें 1008 मुखी शिवलिंग की प्रतिमा है। ठीक है, कसुआ का शिव मंदिर। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर मथुराधीश मंदिर, मथुराधीश मंदिर। इसमें जो प्रतिमा है वो कृष्ण जी की है। किसकी है? कृष्ण जी की प्रतिमा है मथुराधीश मंदिर में। उसके बाद देखते हैं बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर। बूढ़ातीत का क्या है, यहाँ पर सूर्य मंदिर है। एक यहाँ पर विभीषण मंदिर बना हुआ है, विभीषण मंदिर कैथूम। और ये जो विभीषण मंदिर है ये एकमात्र विभीषण मंदिर है, एकमात्र विभीषण मंदिर। राज्य का ये एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर है? कैथूम में। ठीक है, इसमें जो इसकी मूर्ति है विभीषण की, वो बिना धड़ की है। कैसी है? बिना धड़, बिना धड़ के क्या है? मूर्ति है इसमें। उसके बाद बात करें यहाँ पर एक बूढ़ गए परनाथ मंदिर है। यहाँ पर बूढ़ गए परनाथ मंदिर क्या है? बूढ़ गए परनाथ मंदिर है मुकुंदरा हिल्स में। ठीक है, बूढ़ गए परनाथ मंदिर बना हुआ है एक यहीं पर। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, वो करेंगे कोटा चित्रशैली की। किसकी बात करेंगे? कोटा चित्रशैली, कोटा चित्रकला। ठीक है, कोटा चित्रकला। कोटा चित्रकाल का जो निर्माण काल है, निर्माण काल वो कहलाता राम सिंह प्रथम, राम सिंह प्रथम का शासनकाल। जो निर्माण काल कहलाता है वो क्या कहलाता है? राम सिंह प्रथम का शासनकाल। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर स्वर्ण काल कहलाता है महाराव उम्मेद सिंह का, महाराव उम्मेद सिंह। जो निर्माण काल तो कहलाता वो कहलाता राम सिंह का, और स्वर्ण काल कहलाता महाराव उम्मेद सिंह का। ठीक है सर। उसके बाद देखें यहाँ पर भित्ति चित्रों का, भित्ति चित्रण मिला है, भित्ति चित्रण मिला है। एक यहाँ पर महाराव उम्मेद सिंह को, महाराव उम्मेद सिंह को शिकार करते हुए दिखाया गया है, शिकार करते हुए। ठीक है, ये श्री राम को इसमें शिकार करते हुए दिखाया गया, श्री राम को शिकार करते हुए। एक यहाँ पर महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। किस शैली में? कोटा शैली में। ठीक है, नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ के चित्रकार देखें,
डालू चित्रकार डालू गोविंद लच्छीराम, गोविंद लच्छीराम नूर, ये कहाँ है? ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं, डालू गोविंद लच्छीराम और नूर। ठीक है साहब। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं प्रमुख मेलेन की। मेलेन में लगता है, एक तो लगता है यहाँ पर दशहरा मेला, दशहरा मेला। ठीक है, ये कब लगता है? अश्विन शुक्ल दशमी को, अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मेला लगता है, अश्विन शुक्ल दशमी को। और ये महाराव उम्मेद सिंह ने चालू करवाया था, महाराव उम्मेद सिंह ने चालू करवाया था, महाराव उम्मेद सिंह ने चालू करवाया था क्या? दशहरा मेला। और यहीं का दशहरा मेला राजस्थान में फेमस है। एक यहाँ पर गयपरनाथ महादेव मेला, गयपरनाथ महादेव मेला लग रहा है, महादेव मेला। और ये कब लगता है? ये लगता है महाशिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को लगता है गयपरनाथ महादेव मेला। ठीक है साहब। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख व्यक्तित्व और व्यक्तित्वों में एक आती है यहाँ पर ओम बिड़ला का संबंध आता है यहीं से। ओम बिड़ला, ओम बिड़ला क्या है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। एक आती है यहां से नागेंद्र वाला, नागेंद्र वाला राज्य की प्रमुख जल प्रमुख, राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख। ये हुई यहाँ पर प्रमुख बातें किसके बारे में? कोटा के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, वो करते हैं यहाँ पर प्रथम राज्य का प्रथम खुला विश्वविद्यालय बना हुआ, खुला विश्वविद्यालय। वो कौन सा है? वर्धमान कोटा, वर्धमान विश्वविद्यालय। राज्य का प्रथम ओपन विद्यालय या खुला विश्वविद्यालय, ये कौन सा है? वर्धमान महाविद्यालय कोटा। ठीक है सर। एक यहाँ पर देखते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता इसी जिले की है, सर्वाधिक महिला साक्षरता। ठीक है, और सर्वाधिक साक्षरता भी इसी जिले की है, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता है यहाँ पर। और सर्वाधिक क्या है यहाँ पर? साक्षरता है। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या यहीं की है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या। ये तीनों कहाँ की हैं? ये तीनों कोटा की हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता। ठीक है साहब। उसके बाद देखें यहाँ पर एक ऑक्सीजन पार्क बना हुआ है, ऑक्सीजन पार्क। क्या बना हुआ है यहाँ पर? एक ऑक्सीजन पार्क बना हुआ है। और देखें यहाँ पर श्री राम सीमेंट है, श्री राम सीमेंट। ये कहाँ का है? मोडक में है। मोडक में क्या है? यहाँ पर एक श्री राम सीमेंट है। और देखते हैं यहाँ पर
एक यहाँ पर चम्बल फर्टिलाइजर्स लगा है, चम्बल फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, चम्बल फर्टिलाइजर्स, ये कहाँ पर है, गाड़े पान में। ठीक है, चम्बल फर्टिलाइजर्स लगा हुआ है। एक यहाँ पर एग्रो फूड पार्क बना हुआ है, एग्रो फूड पार्क। ये कैसा है, राज्य का प्रथम फूड पार्क है, राज्य का प्रथम फूड पार्क, एग्रो फ्रूट पार्क बना हुआ है एक यहाँ पर। और देखते हैं यहाँ पर स्पाइस पार्क बना हुआ है, स्पाइस पार्क, यह राज्य का दूसरा है, राज्य का दूसरा। ठीक है, स्पाइस पार्क बना हुआ है, ये कैसा है, राज्य का दूसरा है। एक यहाँ की ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री। ठीक है, ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है यहाँ की। एक कोटा डोरिया उद्योग प्रसिद्ध है यहाँ का, कोटा डोरिया उद्योग, कोटा डोरिया उद्योग प्रसिद्ध है एक यहाँ का। एक यहाँ का कोटा स्टोन प्रसिद्ध है, कोटा स्टोन। ये सभी कहाँ के प्रसिद्ध हैं, ये सभी कोटा के प्रसिद्ध है साहब। कहाँ के प्रसिद्ध हैं, ये सभी कोटा के। ठीक है साहब, इस प्रकार हमारा ये जिला खत्म होता है। एक बार मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा, रिपीट करना चाहूंगा। देखो, कोटा का प्राचीन नाम क्या था, नंदग्राम था। ठीक है, प्राचीन नाम नंदग्राम, उपनाम राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का नालंदा, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, उद्यानों की नगरी, उद्यानों की का नगर या शैक्षणिक नगरी, ये सभी क्या है, इसके उपनाम है। उसके बाद बात करी थी हमने इसकी सीमा रेखा की, तो सीमा रेखा इसकी 2 बार एमपी से लगती है। ठीक है, वो चित्र में दिखाया गया, एक बार लगती है, ये 2 बार लगती है एमपी के साथ। ठीक है साहब, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, वो करेंगे इसकी जो स्थिति है वो कैसी है, स्थिति देखते हैं हम इसकी। स्थिति देखो, स्थिति कैसी है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है और 2 बार क्या लगाती है, सीमा बनाती है एमपी के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, यह इसकी जो सीमा लगती है, अंतरराज्यीय सीमा लगती है। मिट्टी कैसी है, यहाँ की काली मिट्टी है। जलवायु कैसी है, अति आर्द्र जलवायु है, कोपेन के अनुसार AW है। ठीक है, वनस्पति सागवान है। कृषि यहाँ पर व्यापारिक कृषि की जाती है। कोपेन के अनुसार AW। शुभंकर उद्बलाव है यहाँ का, शुभंकर उद्बलाव। लिंगानुपात 9 से 11 और जनसंख्या घनत्व कितना, 3 से 74। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख नदियों की। चंबल नदी जनापाव की पहाड़ी से चलती है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए 84गढ़ नामक स्थान पर ये राजस्थान में एंट्री लेती है। उसके बाद इस पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ठीक है सर, नेक्स्ट यहाँ पर कोटा में हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, हैंगिंग ब्रिज राज्य का प्रथम हैंगिंग ब्रिज। उसके बाद सवाई माधोपुर में जाकर बनास, चंबल, सीप, तीनों नदियां आकर मिलती हैं। इसे क्या कहा जाता है, रामेश्वरम संगम कहा जाता है इसको। इस पर एक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य बना हुआ है जो घड़ियालों का संसार कहलाता है। यह MP, राजस्थान, UP तीनों का अभ्यारण्य है, एकमात्र नदी जो विश्व धरोहर में शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर कालीसिंध नदी आती है, देवास MP से चलती है। राजस्थान में जो एंट्रल लेती है, बिंदा गांव, झालावाड़ से लेती है। कोटा और झालावाड़ के मध्य सीमा बनाती है और प्रवाह क्षेत्र है इसका झालावाड़, बांरा और नौरेरा गांव में जाकर ये चक्किस में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है साथ। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, वो करते हैं पार्वती नदी की। कौन सी नदी की, पार्वती नदी की। उद्गम वही से और देवास MP से और करियाहाट, बांरा में आकर ये राजस्थान में प्रवेश करती है और कोटा और बांरा दोनों के मध्य क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। पलिया गांव में जाकर कोटा में जाकर चंबल में विलीन हो जाती है साहब। उसके बाद अलनिया नदी आती है, ये मुकंदरा की पहाड़ी से चलती है। उसके बाद देखते हैं हम इस पर चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य।
इसकी स्थापना 1979 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में विस्तार है इसका। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली। करौली में इसमें सर्वाधिक क्या है, बीहड़ है। क्या है, बीहड़। बीहड़ होने के कारण इसको डांग की रानी कहा जाता है, और धौलपुर क्या कहा जाता है, डांग का राजा कहा जाता है। देश का ही एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है ये, और इससे संचारों का घड़ियालों का संचार कहा जाता है। इसमें गंगे डॉल्फिन पाई जाती है और गंगे सूस पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है जवाहर सागर अभ्यारण्य। उत्तरी राजस्थान का प्रथम सर्प उद्यान स्थित है इसमें। सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं इसमें, और घड़ियालों का क्या है, प्रजनन केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट बात की थी हमने मुकंदरा हिल्स की। मुकंदरा हिल्स की स्थापना 1955 में हुई थी, और 2000 राजीव गांधी अभ्यारण्य इसका 2003 में राजीव गांधी अभ्यारण्य नाम पड़ा था। उसके बाद इसका 2006 में पुनः नाम हटाकर मुकंदरा हिल्स कर दिया। यहाँ पर गागरों ने तोते मिलते हैं, आदि मानव के अवशेष मिलते हैं। उसके बाद इसमें अबली मिर्णी का महल है, यह राजस्थान का दूसरा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है। इसका जो निर्माता थे वो थे महाराज मुकुंद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ का बांडोली का शिव मंदिर प्रसिद्ध है। दर्या अभ्यारण्य है झालावाड़ और कोटा में। उसके बाद यहाँ पर कोटा जंतुआलय है, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यह राज्य का सबसे नवीनतम जंतुआलय है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कोटा दुर्ग है। इसकी नींव रखी थी जैत सिंह ने चंबल नदी के किनारे। कहाँ पर है, चंबल नदी के किनारे। उसके बाद बात की थी हमने यहाँ पर कोटा की क्रांति कब हुई थी, 15 अक्टूबर को हुई थी। राज्य का एकमात्र जन विद्रोह था, राज्य का एकमात्र जन विद्रोह नेतृत्व किया था जयदयाल खां और मेहराब खां ने। यहाँ पर जो पीए था बर्टन, उसकी हत्या करके कोटा शहर में पूरे में भाले पर लेकर घुमाया था। यहाँ का जो उस समय शासक था वो था राम सिंह द्वितीय। कौन थे, राम सिंह द्वितीय। ठीक है, इस राम सिंह द्वितीय को इन क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था, और फ्रैंक आर्थर शोडलर काटम इन अंग्रेजों की क्या कर दी थी, यहाँ पर हत्या कर दी थी। हत्या होने के बाद यहाँ पर अंग्रेजों ने मदन पाल की सहायता ली, और मदन पाल को लेकर इस राम सिंह द्वितीय को यहाँ से छुड़ाया, और इस उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने मदन पाल को जीसीआई की उपाधि दी और सर्वाधिक तोपों की सलामी दी थी, जबकि राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी हटा दी गई थी। उसके बाद यहाँ पर गुलाब महल बना हुआ है जिसका निर्माता जैत सिंह है। हवा महल बना हुआ है जिसका निर्माता राम सिंह द्वितीय है। अबेड़ा महल बना हुआ है, इसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, हाड़ौती का ताजमहल। ठीक है साहब, क्या कहा जाता है इसे, हाड़ौती का ताजमहल। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो निर्माता है इसका वो कौन है, अभय सिंह। निर्माता कौन है यहाँ का, अभय सिंह। नेक्स्ट यहाँ पर छत्रविलास महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, छत्रविलास महल। उसके बाद यहाँ पर गुलाब महल है, इसका निर्माण जैत सिंह ने करवाया था। यहाँ पर एक हवा महल है, उसका निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। उसके बाद यहाँ पर एक अवेड़ा महल है, इसको हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। हाड़ौती का क्या कहा जाता है, हवा महल कहा जाता है इसको। ठीक है, अवेड़ा महल है जो, इसे हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। इसका निर्माता महाराव अभय सिंह थे। ठीक है, छत्रविलास महल है, इसका निर्माता दुर्जन साल थे। एक जगमोहन महल है जिसका निर्माता कौन थे, ब्रज कंवर थे। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर दो हवेली मिलती हैं, जाला जालिम सिंह की हवेली और बड़े देवता की हवेली। ठीक है, एक यहाँ पर किशोर सागर है जिसका निर्माता भी कौन है, ब्रज कंवर सिंह है। एक यहाँ पर सेवन सेंटर पार्क बना हुआ है। एक यहाँ पर ऑक्सीजन पार्क भी बना हुआ है, ऑक्सीजन पार्क। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर प्रमुख मंदिरों की। कसुआ का शिव मंदिर है, यह गुप्तकालीन है। इसमें शिव जी के 108 मुखी प्रतिमा है। ठीक है, मथुराधीश मंदिर है, इसकी प्रतिमा ये कृष्ण भगवान को समर्पित है। एक बूढ़ादीप का सूर्य मंदिर है, यहाँ पर विभीषण मंदिर है कैथून में। यह राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर है। इसमें जो मूर्ति है उसकी केवल शीश की है, बिना धड़ की है। ठीक है, बूढ़ गयपरनाथ का मंदिर है मुकंदरा हिल्स में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कोटा चित्रकला की। इसका जो निर्माण काल है राम सिंह प्रथम का है, और स्वर्ण काल कहलाता है महाराव उमेश सिंह का। ठीक है, इसमें भित्ति चित्रण किया गया है, और महाराव उमेश सिंह को शिकार करते हुए दिखाया गया है। श्री राम को इसमें शिकार करते हुए दिखाया गया है, और इनके साथ इसमें इस चित्र शैली में महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं डालू, गोविंद, लच्छीराम और नूर। ठीक है साहब, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख मेले।
एक तो यहाँ पर दशहरा मेला लगता है अश्विन शुक्ल दशमी को, इसको जो चालू करवाया था वो करवाया था महाराज उमेश सिंह ने, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर गैपरनाथ महादेव मेला लगता है, यह महाशिवरात्रि को लगता है। नेक्स्ट बात की थी यहाँ पर प्रमुख व्यक्तित्व ओम बिरला जी हैं यहाँ पर, ये वर्तमान में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष है। एक नागेंद्र वाला है, राज्य की प्रथम महिला जल प्रमुख थी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर राज्य का प्रथम खुला विश्वविद्यालय वर्धमान विश्वविद्यालय कोटा। सर्वाधिक महिला साक्षरता है इस जिले की, सर्वाधिक साक्षरता है और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, ये तीनों केस की हैं, कोटा की ही है, ठीक है। एक ऑक्सीजन पार्क बना हुआ है यहाँ पर, चम्बल फर्टिलाइजर्स लगा हुआ है यहाँ पर गाड़ेपान में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। एक यहाँ पर एग्रो फूड पार्क बना हुआ है, राज्य का प्रथम फ्रूट पार्क है। एक यहाँ पर श्री राम सीमेंट की संस्था है, वो कहां पर है, मोड़क में है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर स्पाइस पार्क है, जो राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क है। एक यहाँ की ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है और कोटा डोरिया उद्योग, ये कोटा का प्रसिद्ध है। एक यहाँ का कोटा स्टोन, ये तीनों चीज कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की प्रसिद्ध है, ठीक है साहब। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। राम राम साहब।